गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हो? देखिएगा, टुडे वी विल डिस्कस ऑन द पोएम डांस ऑफ द यूनिक्स रिटन बाय कमला दास। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डांस ऑफ द यूनिक्स के सेकंड पार्ट पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये पोएम कल भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। डांस ऑफ द यूनिक्स में कि मेन थीम क्या है, किन किन पॉइंट्स को लेकर इस पोएम में डिस्कस किया गया है, किस पोएटेस के द्वारा ये लिखी गई है, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। कमला दास की पर्सनल लाइफ के बारे में बातें किया। पर्सनल लाइफ, कमला दास का जन्म कब हुआ, कब उसकी डेथ हुई, कौन कौन सी वर्क्स थे जो कमला दास के द्वारा लिखे गए थे, उनका ओरिजिनल नेम क्या था, पेन नेम क्या था, इस्लाम रिलीजन को कब एडॉप्ट किया, इन सारी चीज़ों के बारे में कल अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम आज सेकंड पार्ट को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सेकंड पार्ट में डांस ऑफ द यूनिक्स में थोड़ा रिपीट करता हूँ। जैसा कि डांस ऑफ द यूनिक्स कल हमने बातें की थी, रिटन इन 1963। 1963 में इसको लिखा गया एंड पब्लिश्ड इन 1965 और 1965 में इसको पब्लिश किया गया इन समर इन कलकत्ता। समर इन कलकत्ता, समर इन कलकत्ता में इसको पब्लिश किया गया, जो वॉल्यूम था जिसका पब्लिकेशन कब हुआ, 1965 में। समर इन कलकत्ता की ओपनिंग पोएम कही जाती है डांस ऑफ द यूनिक्स। ठीक है, इस पर हमने कल डिस्कस किया। अब जो सेकंड पॉइंट, इसकी जो टोन है, इसमें जिस तरह की टोन का यूज़ किया गया है, किस तरह का सेंस इसमें देखने को हमें मिलेगा, इन सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। यहाँ इस पोएम में हमें मेलंकली मिलती है, एक सैडनेस का सेंस मिलता है, मेलंकली सैडनेस मिलती है, ग्लूम मिलता है, उदासी मिलती है, ठीक है ना, डिप्रेशन देखने को मिलता है। यूनिक्स का मेलंकली, सैडनेस, ग्लूम, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमें इस पोएम के सेंस और टोन में देखने को मिलती हैं। कंप्लीट पोएम को जब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपन पोएम पढ़ेंगे तो वहाँ उसमें दुख का भाव झलक रहा है, साफ साफ स्पष्ट रूप से यूनिक्स का दुख झलक रहा है। यूनिक्स जो अपनी लाइफ को लेकर किस प्रकार से दुखी हैं, जिनकी लाइफ में कहीं किसी प्रकार की कहीं किसी प्रकार की हैप्पीनेस कहीं नहीं है, कहीं देखने को नहीं है, वो पूरी तरीके से मतलब क्या है, दुखी हैं। तो ये टोन, ये सेंस हमें इस पोएम में देखने को मिलेगा डांस ऑफ द यूनिक्स में। मेलंकली का, ग्लूम, डिप्रेशन, सैडनेस, सारी चीज़ें। नेक्स्ट, इस पोएम में कंट्रास्ट भी किया गया है दो चीज़ों के बीच। कंट्रास्ट दो चीज़ों के बीच, एक तो एस्टेसी, ECSTAS, एस्टेसी एंड स्टेरिलिटी, इसी को फर्टिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों के बीच यहाँ क्या किया गया है, कंट्रास्ट किया गया है। एक तो आम लोगों का जीवन, एक यूनिक्स का जीवन, उनके जीवन में किस प्रकार की एस्टेसी होती है, किस प्रकार की स्टेरिलिटी होती है, किस प्रकार की फर्टिलिटी होती है। इन दो चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट किया गया है। और जब इस तरीके से कंट्रास्ट किया जाता है तो वहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, और उस फिगर ऑफ स्पीच को अपन नाम देंगे जस्ट अपोजिशन। जस्ट अपोजिशन क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट किया जाता है, और वो कंट्रास्ट किसी कंपैरिजन करते हुए होता है, एक एम्फेसिस देने के लिए। बार बार रिपीटिशन भी होता है उस चीज़ का, रिपीटिशन भी होता है बार बार उसका, जैसे हॉट एंड हॉट, ये वो तो ये डिफरेंट बात है ये तो, लेकिन यहाँ एस्टेसी और स्टेरिलिटी के बीच में बात की गई, तो जस्ट अपोजिशन यहाँ अपन को फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा। ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच।
क्योंकि कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है इस पोएम में एस्टेसी और स्टेरिलिटी के बीच में, ठीक है ना। क्योंकि सेकंड और एक इसकी ये लिखी गई टोन क्या है, कंट्रास्ट क्या है, और भी चीज़ें हैं। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम में जो इसकी थीम है, थीम में वही चीज़ मिलती है बैरननेस। बैरननेस जो किसके जीवन में है, यूनक्स के जीवन में। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ठीक है ना। एक तो फर्टिलिटी और एक इनफर्टिलिटी, ये दोनों चीज़ों के प्रतीक हैं यूनक्स। तो यहाँ ये थीम यूनक्स की देखने को मिलती है इस पोएम के माध्यम से, बैरननेस, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। एक चीज़ और मैं इस पोएम में बता देता हूँ कि जो एस्टेसी, जो कंट्रास्ट किया गया था एस्टेसी के बीच में, एस्टेसी परमानंद, सर्वानंद, परम सुख, इसका हिंदी अनुवाद होता है। तो यूनक्स के जीवन में किस प्रकार की एस्टेसी होती है, वो वेकेंट एस्टेसी होती है। पोएम में वर्ड यूज किया गया इन वेकेंट एस्टेसी। वेकेंट एस्टेसी है एक ऐसा परमानंद जो वेकेंट है, जिसमें कहीं खुशी नहीं है। ये चीज़ वेकेंट एस्टेसी जो इंडिकेट करती है, पोएम में जो ये टर्म आई है वेकेंट एस्टेसी, ये इंडिकेट करती है किसको, यूनक्स के जीवन में इमोशनलिटी को, कि उनके जीवन में वेकेंट एस्टेसी का मतलब है कि बिल्कुल इमोशनल ब्लैंकनेस है। क्या है, इमोशनल ब्लैंकनेस। तो वेकेंट एस्टेसी जो टर्म पोएम में आई है वो इंडिकेट करती है इमोशनल ब्लैंकनेस को। ओके, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अपने कल भी डिस्कस किया था, थोड़ा रिपीट किया। अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, पोएम है, स्टार्ट होती है कमला दास की पोएम डांस ऑफ द यूनक्स। डांस ऑफ द यूनक्स में जब यूनक्स डांस कर रहे होते हैं तो वहाँ किस तरह का एटमॉस्फियर है, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में से फर्स्ट जो कुछ वर्ड्स हैं, स्टार्टिंग वर्ड्स हैं, यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि डांस ऑफ द यूनक्स में किस प्रकार का एटमॉस्फियर था, बिल्कुल। और किस सीजन भी समर सीजन है, बिल्कुल हॉट है, गर्मी है, ऐसे गर्मी में वो डांस कर रहे हैं, इस तरह का। तो देखिएगा, इट वॉज, फर्स्ट लाइन है इसकी, इट वॉज हॉट, सो हॉट, मतलब इट वॉज हॉट, सो हॉट। इट वॉज हॉट, ये गर्मी है, सो हॉट, बहुत गर्मी है। बिफोर, कब, बिफोर द यूनक्स केम, जब यूनक्स आए उससे पहले किस तरह का माहौल, किस तरह का एटमॉस्फेयर था, बहुत ही गर्मी थी। क्या करने के लिए आए, टू डांस, डांस करने के लिए आए। इट वॉज हॉट, सो हॉट, बिफोर द यूनक्स केम टू डांस। और ये जो पोएम है मैं कल बता चुका हूँ, फ्री वर्स में लिखी गई है। इस पोएम में ना तो कोई राइम है, ना किसी प्रकार के मीटर का यूज किया गया है। दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। इट वॉज हॉट, सो हॉट, बहुत गर्मी है, बिफोर द यूनक्स केम टू डांस, कब, जब डांस करने आए यूनक्स, उस समय बिल्कुल, उससे पहले कैसा माहौल था, बिल्कुल बहुत गर्मी थी, हॉट थी। और जब यूनक्स डांस कर रहे थे तो किस तरह का उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, वाइड स्कर्ट्स, वाइड स्कर्ट्स, गोइंग राउंड एंड राउंड, गोइंग राउंड एंड राउंड। और जो उनकी वाइड स्कर्ट्स थी, गोइंग राउंड एंड राउंड, स्कर्ट्स मन उन्होंने एक गाउन पहन रखा है, जिसे हम हिंदी में घाघरा कह सकते हैं। क्या है, घाघरा, एक तरह से स्कर्ट्स जो थी उनकी, वो गोइंग राउंड एंड राउंड, वो क्या रही थी, लहरा रही थी, चारों तरफ घूम घूम कर क्या हो रही थी, लहरा रही थी। तो देखिएगा, इट वॉज हॉट, सो हॉट, बिफोर द यूनक्स केम टू डांस, मतलब उस समय जब यूनक्स डांस करने के लिए आए, उस समय किस तरह का एटमॉस्फेयर, बहुत ही हॉट समर सीजन अपन कह सकते हैं,
समर सीजन थी, ग्रीष्म ऋतु थी, उस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, सूर्य तेज चमक रहा था, बहुत तेज़ गर्मी थी। उस समय जब यूनक्स डांस करने के लिए आए तो अब उन्होंने अब यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप हो गया, एग्जाम में जब पूछा जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है फर्स्ट लाइन से कि यूनक्स जब आए तो किस टाइप का एटमॉस्फेयर था, हॉट था या कूल था या कैसा था, तो बिल्कुल हॉट एटमॉस्फेयर था, ठीक है ना। सेकंड जब आए तो सेकंड जो क्वेश्चन पुटअप होगा यहाँ कि उन्होंने क्या कॉस्ट्यूम पहन रखी थी, क्या पोशाक पहन रखी थी, तो स्कर्ट्स पहन रखी थी। स्कर्ट्स कैसी थी, वाइड स्कर्ट्स, मतलब गोल चौड़ी, एक घाघरा था जो गोइंग राउंड एंड राउंड, वो बार बार राउंड राउंड हो रहा था, मतलब लहरा रहा था। और एक यहाँ वर्ड है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा दोबारा से, टू डांस वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, सिंबल्स, ओके, सिंबल्स रिचली क्लासिक, सिंबल्स रिचली क्लासिक। और जो सिंबल्स थे, सिंबल्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं सिंबल्स। अब दूसरा थर्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो कैसा एटमॉस्फेयर था, हॉट था, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ, क्या कॉस्ट्यूम थी, स्कर्ट्स थी। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि सिंबल्स मतलब क्या, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया, किसने, यूनक्स ने। तो सिंबल्स मांच होते हैं, मतलब दो एक बेली होती है ना, बेली, उन पर जैसे रस्सी सी लगी होती है, जैसे हम आरती जपन करते हैं तो आरती करते समय इस तरीके से बजाते हैं, उसको ताल क्या मांझ बोलते हैं, इस तरीके से, है ना, तो यूं बजाते हैं, उसको बोलते हैं सिंबल्स, ठीक है। तो सिंबल्स जो सिंबल्स थी वो रिचली क्लैशिंग, वो क्लैशिंग कर रही थी, मतलब बज रही थी, घन की आवाज़ कर रही थी, आपस में उनको टकराया जा रहा था, आपस में उनको बजाया जा रहा था, बजा रहे थे, और वो उनकी स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड करते हुए डांस कर रहे थे। एंड एंकलेट्स और एंकलेट्स जिंगलिंग और जो उनके एंकलेट्स थे, मतलब पैरों में क्या पहन रखे थे, पायजे, क्या पहन रखे थे, पायजे। कॉस्ट्यूम क्या थी, स्कर्ट्स, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सिंबल्स थे, थर्ड क्वेश्चन एंकलेट से, फोर्थ क्वेश्चन एंकलेट से पूछा जाएगा कि क्या जिंगलिंग कौन कर रहे थे, एंकलेट्स, उन्होंने पैरों में क्या पहन रखे थे, पायजे, एंकलेट्स। जिंगलिंग छन 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 की आवाज़ कर रहे थे जब वो डांस कर रहे थे। देखो साथियों, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनक्स केम। जब यूनक्स केम टू डांस, जब क्या बोलते हैं यूनक्स को हिंदी में बताओ, यूनक्स को बोलते हैं, बोलिए हिंदी को, यूनक्स को क्या बोलेंगे बताइए, यूनक्स किन्नर, ठीक है ना। तो इट वॉज हॉट, सो हॉट, बहुत ही गर्मी थी, समर सीजन था, बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी। बिफोर द यूनक्स केम, बिफोर जब यूनक्स केम टू डांस, जब यूनक डांस करने के लिए आए उससे पहले बहुत तेज़ गर्मी थी। वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, और उनकी वाइड स्कर्ट्स, उनकी वो चौड़ी घाघरे, गोइंग राउंड एंड राउंड, वो बार बार लहरा रहे थे, चौड़े मतलब लहराते हुए डांस कर रहे थे। सिंबल्स रिचली क्लैशिंग, और उनके हाथों में लगे हुए जो सिंबल्स, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो घन की आवाज़ कर रहे थे। एंड एंकलेट जिंगलिंग, और उनके पैरों में जो पायजेब थे वो झन की आवाज़ कर रहे थे। देखिएगा, यहाँ तक मैं कुछ फिगर ऑफ स्पीच की बातें करूँ तो फिगर ऑफ स्पीच देखो, इट वॉज हॉट, सो हॉट, यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, एलिट्रेशन है, ठीक है ना। राउंड एंड राउंड, यहाँ भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन।
ठीक है ना। और देखिएगा जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, यहाँ कौन सा है, ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया, ठीक है ना। ये फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ। और एक चीज़ यहाँ एजोनेंस भी हो सकता है, क्योंकि जब कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है तो क्या सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स होने पर एलिट्रेशन है, और सेम क्या वाउल साउंड होने पर एजोनेंस भी होता है। क्या होता है, एजोनेंस। और जब इस तरीके से जब किसी वर्ड को बार बार रिपीट अपन करते हैं स्ट्रेस देने के लिए, रिपीटिशन होता है एम्फेसिस देने के लिए, तो जैसे राउंड एंड राउंड, हॉट एंड हॉट, तो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है डायकॉपी, तो यहाँ वो भी है। तो एलिटेशन भी, एजोनेंस और डायकॉपी भी है, ठीक है ना। ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच हैं जब किसी टर्म को रिपीट किया जाए एम्फेसिस देने के लिए, तो वहाँ डायकॉपी भी होता है, एजोनेंस भी है, वाउल साउंड्स के आधार पर एलिट्रेशन भी है, ठीक है ना। और यहाँ जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, यहाँ क्या है, एक तरह से ओनोमेटोपोइया है, जहाँ साउंड से जब पता चलता है, साउंड से जिस फिगर ऑफ स्पीच का पता चलता है वो होता है ओनोमेटोपोइया। बजिंग है ना, बजिंग 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 होता है ना, तो वहाँ भी ओनोमेटोपोइया होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो कौन सा है, यहाँ जिंगलिंग 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 में ओनोमेटोपोइया है, हॉट टू हॉट एलिट्रेशन भी है, एजोनेंस भी है, डायकॉपी भी है, राउंड एंड राउंड एलिट्रेशन भी हो जाएगा और एजोनेंस भी हो जाएगा, डायकॉपी भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ तक अपन बातें की। आगे देखिएगा जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, ठीक है। क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर कैसा था, हॉट था, ठीक है। यूनक्स जब आए थे क्या पहन रखा था, क्या कॉस्ट्यूम्स थी, स्कर्ट्स पहन रखी थी, क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनके हाथों में थे, सिम्बल्स थे, पैरों में क्या पहन रखे थे, एंकलेट्स पहन रखे थे, ठीक है ना। अब देखो आगे, बीनीथ द फायरी गुलमोहर, beneath the fiery Gulmohar with long braids flying, ठीक है ना। dark eyes flashing, they dance and वहीं होगा उसी में, they dance and इसी में है ना, and they dance and they dance, ठीक है। देखो बीनीथ द फायरी गुलमोहर, और गुलमोहर का जो पौधा होता है उस पौधे के नीचे कहाँ डांस कर रहे थे, बीनीथ नीचे, द फायरी गुलमोहर मतलब फायरी का मतलब वैसे तो क्रोधित होना होता है, लेकिन यहाँ किस सेंस में इसको यूज किया गया है, गुलमोहर, फायरी गुलमोहर मतलब क्रोध में क्या होता है, अपना चेहरा जैसा अपन को किसी चीज़ पर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो हमारा चेहरा क्या पड़ जाएगा, लाल पड़ जाएगा। और लाल जब पड़ जाएगा तो यहाँ ये लाल के रूप में, लाल कलर के लिए यूज हुआ है कि बीनीथ द फायरी गुलमोहर, उस गुलमोहर का पौधा जो जिस पर लाल बिल्कुल मतलब लाल है, वो फूलों से बिल्कुल कैसा है, लाल, उस पौधे के नीचे वे लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, उन यूनक्स की जो ब्रेड्स हैं, जो चोटियां हैं, वो फ्लाइंग हो रही हैं, लहरा रही हैं, एंड डार्क आइज फ्लैशिंग, और उनकी आंखें जो डार्क हैं, डार्क मतलब अंधकार, अंधकार किसका प्रतीक है, जहाँ कोई खुशी नहीं हो, जहाँ बिल्कुल उदासी हो, जहाँ बेचैनी हो, तो उनकी ऐसी आंखें जिन आंखों में कहीं भी किसी प्रकार की कोई खुशी का नामो निशान नहीं है, किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, ऐसी वो काली आंखें, ऐसी आंखें जिनमें अंधकार भरा हुआ है, जिन आंखों से उन्हें अपना जीवन अंधकार में लग रहा है, कि उनका फ्यूचर अंधकार में है, ठीक है ना, उनको कोई इस समाज में कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा, तो वो आंखें, वो डार्क आइज, वो काली आंखें फ्लैशिंग हो रही हैं, चमक रही हैं।
दे डांस्ड, वो नाचे, एंड दे डांस, वो नाचे, नाचते रहे, नाचते रहे। ओ दे डांस, अरे वो नाचते रहे। ओ दे डांस, अरे वो नाचते रहे। टिल, कब तक? दे ब्लेड, वो तब तक नाचते रहे जब तक उनके पैरों से खून नहीं निकलने लग गए। अर्थात वो तब तक नाचने लगे जब तक वो पूरी तरह से थक नहीं गए। यहाँ एक अनदर वे हम सीक्वेंस देखें कि वो जब तक नाचते रहे जब तक थक नहीं गए, अर्थात उनकी ये पीड़ा इस लाइन से शो होती है कि वो एक आत्मसम्मान, एक आम लोगों के जैसा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रहा है। उनके अथक प्रयासों के बावजूद भी वो जीवन उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें एक ऐसा जीवन दिया है जिसमें ना तो वो एक फीमेल की फीचर्स, फीमेल का अपीयरेंस उनमें है, और ना ही पूरी तरीके से एक मेल का अपीयरेंस है। वो दोनों का एक मिक्सचर है। ना वो कोई, उनके अंदर फर्टिलिटी नहीं है, वो पूरी तरह से इनफर्टिलिटी में है। ठीक है, पांचपन में वो ना तो कोई वो बच्चे पैदा कर सकते, ना कोई उनसे आगे ये सारी चीज़ें आएंगी। देखिएगा, देखो यहाँ से बीनीथ द फायरी गुलमोहर, और उस लाल गुलमोहर के पेड़ के नीचे विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, उनकी लंबी लंबी चोटियाँ फ्लाइंग हो रही थी, उड़ रही थी, लहरा रही थी। एंड डार्क आइज फ्लैशिंग, और उनकी वो काली आंखें भी फ्लैशिंग हो रही थी, चमक रही थी। दे डांस, ओ दे डांस, ओ दे डांस टिल दे ब्लेड, वो नाचते रहे, नाचते रहे, कब तक? जब तक उनके पैरों में खून नहीं निकल आए, ब्लड, अर्थात जब तक वो टायर्ड नहीं हो गए, जब तक वो थक नहीं गए, तब तक वो नाचते रहे। देयर वर ग्रीन टैटूज, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, एक फिगर ऑफ स्पीच देखिएगा यहाँ, फायरी गुलमोहर। देखो, गुलमोहर फायरी जो यूज वर्ड होता है वो ह्यूमन नेचर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर गुलमोहर के पेड़ के साथ यहाँ यूज किया गया है। तो यहाँ एक किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स किसी दूसरी चीज़ पर थोपी जा रही हैं, तो वहाँ जब ऐसा होता है तो वहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है ना, तो यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ट्रांसफर एपिथेट है। ठीक है ना, ओके। ओ दे डांस, दे डांस, ओ दे डांस, यहाँ वही एलिट्रेशन यूज हो रहा है। कौन सा यूज हो रहा है? एलिट्रेशन। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आगे देखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनक्स केम, बहुत ही गर्मी थी जब यूनक्स आए डांस करने के लिए, नाचने के लिए। जब वो आए तो उन्होंने किस तरह की कॉस्ट्यूम क्या पहन, किस प्रकार की ड्रेस उन पर थी, किस प्रकार की पोशाक, बैड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, और उनकी जो स्कर्ट्स थी, उनकी जो गाउन था, उनका जो घाघरा था, वो राउंड राउंड हो रहा था, वो लहरा रहा था। सिम्बल्स रिचली क्लैशिंग, वो छन छन घन घन की आवाज़ कर रहे थे, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनके हाथों में थे, जो सिम्बल्स थे। एंकलेट जिंगलिंग जिंगलिंग, और जो एंकलेट जो पायजेब थे वो झन 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 की आवाज़ कर रहे थे। बीनीथ द फायरी गुलमोहर, और वो एक ट्री का यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि इस पोएम में कौन से ट्री का मेंशन किया गया है, तो गुलमोहर का किया गया। उसका कलर कैसा है? फायरी, रेडिश। ठीक है ना, तो बीनीथ द फायरी गुलमोहर, उस गुलमोहर के पेड़ के नीचे विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, और उनकी लंबी लंबी चोटियाँ फ्लाइंग हो रही थी, लहरा रही थी। डार्क आइज फ्लैशिंग, और उनकी काली आंखें फ्लैशिंग कर रही थी, चमक रही थी। दे डांस, वो नाच रहे थे। ओ दे डांस, दे डांस, ओ दे डांस टिल दे ब्लेड, वो नाचते रहे, नाचते रहे, कब तक? जब तक वो थक नहीं गए। आगे देखिएगा, इसी लाइन में है आगे, वो दे डांस, वो डांस टिल दे ब्लेड। तो इसी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देयर वर ग्रीन टैटूज, यहाँ से देयर वर, ये लाइन अभी हमने नीचे तक पढ़ी। देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर वर ग्रीन, ऐसे है, टैटूज ऑन देयर चीक्स,
और उनकी गालों पर टैटू बने हुए थे और टैटू का कलर कैसा था? ग्रीन। क्वेश्चन पूछा भी गया प्रीवियस एग्जाम्स में कि टैटू का जो कलर जो था वो किस कलर के टैटूज थे? ग्रीन टैटूज थे। तो देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, और उनके गालों पर टैटूज बने हुए थे, वो किस कलर के थे? ग्रीन कलर के थे। जैस्मीन्स इन देयर हेयर, जैस्मीन्स इन देयर हेयर, और उनके बालों में जो ऑयल लगा हुआ था वो जैस्मीन का ऑयल था। सम, उन यूनक्स में से सम वर डार्क, कुछ डार्क थे, कुछ सांवले कलर के थे, एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, और कुछ फेयर कलर के थे, किसी का रंग गोरा था तो कोई सांवला था। इस तरह के यूनक्स थे जो वहाँ डांस कर रहे थे, जिनके गालों पर, चीक्स पर ग्रीन टैटूज बने हुए थे, हेयर में जैस्मीन्स थे, ठीक है ना। और देयर वॉइसेस, और उनकी आवाज़ कैसी थी? देयर वॉइसेस, उनकी आवाज़ में कहीं मधुरता नहीं थी, क्योंकि मधुरता कब आएगी? जब व्यक्ति खुश रहेगा। जहाँ उनके जीवन में कोई खुशी नहीं तो मधुरता कहाँ से आ जाएगी? इम्पॉसिबल है। देयर वॉइसेज, उनकी आवाज़ वर हार्श, कैसी थी? कठोर थी। कैसी थी? कठोर थी, कर्कश थी, चुभती थी जब वो किसी को बोलते थे, क्योंकि जब व्यक्ति तनाव, डिप्रेशन में होता है ना, तो उसके मन की आवाज़ निकलती हैं। तो जब वो किसी से जब वो कुछ कहते थे तो वो कर्कश ध्वनि उनके अंदर निकलती थी, वो बेचैनी वो बाहर आती थी। देयर सॉन्ग्स, और उनके सॉन्ग, और जो वो गीत गाते थे उन गीतों में भी कहीं किसी प्रकार की कोई मधुरता भी नहीं थी। उनके गीतों से भी क्या झलकता था? दुख झलकता था। देयर सॉन्ग्स, और उनके गीत भी मेलैंकली थे। मेलैंकली मतलब उनके गीतों में भी स्पष्ट रूप से क्या था? दुख था। दे सेंग, और वो गाना गाते थे, और वो गाना भी गा रहे हैं, तो वो गाना भी किसका गा रहे हैं? लवर्स डाइंग, ऐसे प्रेमी जो उनके लिए मर गए हैं। ऐसा गाना क्यों? देयर सॉन्ग्स मेलैंकली, उनके गीतों में बिल्कुल मधुरता नहीं थी, उनके गीतों में भी पूरी तरह से दुख का भाव, सैडनेस का सेंस उनके गीतों में था। दे सैंग्स ऑफ लवर डाइंग, वो ऐसे प्रेमियों का गीत गाते थे जो उनके लिए मर चुके हैं, अर्थात उनके लिए इस दुनिया में प्रेमी भी नहीं है, इस दुनिया में ऐसा कोई पर्सन उनके लिए नहीं है जिससे वो प्यार कर सकें, जिससे वो अपनी मन की बात को किसी से कह सकें, किसी से शेयर कर सकें। तो उनके गीत भी वो ऐसे लवर्स जो डाइंग हैं, मरे हुए हैं, मतलब उनके लिए उनके जीवन में लवर्स का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में कोई प्राथमिकता है नहीं, कोई उनको प्यार करने वाला नहीं। एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, और ऐसे बच्चों के बारे में गीत वो गा रहे हैं जो अनबॉर्न है, जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है, अर्थात वो बच्चे पैदा करने में भी असमर्थ हैं। अपनी पीड़ा को अपने गीतों के माध्यम से यूनक्स बता रहे हैं कि उनकी आवाज़, देयर वॉइसेस वर हार्श, उनकी आवाज़ बहुत ही कठोर, कर्कश है। देयर सॉन्ग्स मेलैंकली, उनके गीत, जो वो गीत भी गा रहे हैं वो भी मेलैंकली है, वो भी दुखद हैं, उसमें भी दुख का भाव समाया हुआ है। दे सिंग ऑफ लवर्स डाइंग, और वो गीत भी गा रहे हैं तो कैसे? उन लवर्स के बारे में गा रहे हैं जो डाइंग है, जो उनके लिए पूरी तरह से मृत हैं, मतलब उनको कोई प्यार करने वाला, उनका कोई लवर भी नहीं है। चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, और ऐसे बच्चों के बारे में गीत गा रहे हैं जो अभी जिनका जन्म नहीं हुआ है, अर्थात वो बच्चे पैदा करने में भी असमर्थ हैं, वो बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते। तो आज हम यहीं तक इस पार्ट को करेंगे, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो रिमेनिंग पार्ट रहा है उसको पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। देयर वर ग्रीन टैटूज, क्वेश्चन पुटअप होगा, टैटूज का कलर कैसा था? ग्रीन। देयर चीक्स इन देयर हेयर, उनके हेयर में क्या था? जैस्मिन्स था, ठीक है ना।
दे आवर डार्क एंड समबर ऑलमोस्ट फेयर, किस टाइप के थे, कुछ डार्क थे कुछ फेयर थे। उनकी वॉइस कैसी थी, क्वेश्चन पुटअप होंगे यहाँ से, उनकी वॉइस कैसी थी, हार्श थी। उनके सॉन्ग कैसे थे, मेलैंकली सैडनेस में थे। उन्होंने किसका गीत गाया, लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, ऐसे बच्चों का जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है या ऐसे प्रेमी जो मरे हुए हैं। तो आज यहीं तक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।